हेलो, आई एम प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। आज आपका टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और हम देखेंगे आगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। जैसा कि आपने वर्नियर कैलिपर, स्केल देखा है, ये सारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या कुछ गुण होने चाहिए। तो उनके गुणों की अगर हम बात करें तो किसी मापन यंत्र में उसका प्रिसीजन होना चाहिए या सूक्ष्मता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उस दौरान आपने एक वर्नियर कैलिपर लिया। वर्नियर कैलिपर में जब आप बॉब को या जो गोला होता है जिसको आप फंसाते हैं और जिसकी मेजरिंग करते हैं आप, तो एक होता है आपका मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल से आपको रीडिंग मान लीजिए मिल गया 2.4, तो वर्नियर स्केल की मदद से आपको रीडिंग कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 2.48 हो गया। यानी काफ़ी प्रिसीजन आपको रीडिंग में देखने को मिलेगा। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक गुण होता है, प्रिसीजन। ऐसे ही एक्यूरेसी आपकी होती है, रिपीटेबिलिटी होती है। यानी कि रिपीटेबिलिटी का मतलब एक ही जब आप माप ले रहे हैं तो उस दौरान मान का रिपीट होना, ये आपका क्या कहलाएगा, रिपीटेबिलिटी कहलाएगा। तथा सुग्राह्यता होनी चाहिए। ये आपके गुण होने चाहिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। आगे अगर हम बात करें, अगर सूक्ष्म मशीनिंग प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं, जैसे ग्राइंडिंग कर रहे हैं, लैपिंग कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी सीमांतर यानी बहुत कम अंतर होता है, बहुत ही कम माइक्रोन का अंतर होता है। और इसलिए आवश्यक है कि मापन यंत्र की डिज़ाइन इस प्रकार होनी चाहिए कि वे अत्यंत सूक्ष्म संवेदन को भी पढ़ सकें। आगे हम देखें तो यंत्र जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा ली गई माप को पठनीय बनाने के लिए कि आसानी से पढ़ा जा सके आवश्यक आवर्धन विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी माप का आवर्धन या मैग्निफिकेशन कई प्रकार से किया जा सकता है। विभिन्न आवर्धन के आधार पर मापन यंत्रों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप बहुत ही क्लोज रीडिंग लेना चाहते हैं, बहुत ही प्रिसीजन के साथ रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको मैग्नीफाई करने की ज़रूरत होगी। तभी आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही प्रिसीजन के साथ रीडिंग ले सकते हैं। तो हमको यही यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू कैसे हम मैग्नीफाई करके एक बहुत ही प्रिसीजन के साथ हम अपनी रीडिंग को ले सकें। तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्निफिकेशन मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दी मैग्निफिकेशन मेथड, यानी आवर्धन के आधार पे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो इस आधार पे अब मेरा जो पहला पढ़ना है वो मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। जैसे कि आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका जैसे कि आपका सूक्ष्मदर्शी हो गया, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका वोल्टमीटर टाइप का, हाइड्रोलिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रेशर गेज टाइप का, न्यूमेटिक टाइप हो गया, यानी कि वायु से चलने वाले आपके जो है उनका प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल को देखें तो जैसे साधारण स्केल से सीधे प्रेक्षण या ऑब्जर्वर द्वारा मापन अधिक से अधिक 0.25 mm की शुद्धता तक ही लिया जा सकता है। यदि स्केल भागों को अधिक शुद्धता से बढ़ाने के लिए, यानी स्केल भागों को अधिक शुद्धता से बढ़ाने के लिए अधिक पास बनाए जाने की
आवश्यकता होगी। इससे क्या होगा, लेकिन एक्यूरेसी में कमी आने लगती है। आपने स्केल की रीडिंग को बहुत करीब करीब कर दिया तो आप उसे ढंग से पढ़ भी तो नहीं पाएंगे, यानी एक्यूरेसी आपको क्या मिलने लगेगी, कम मिलने लगेगी। प्रिसीजन के चक्कर में जो आप चाहते हैं प्रिसीजन, उसके चक्कर में एक्यूरेसी क्या हो रही है, गड़बड़ होने लग रही है। तथा प्रेक्षक द्वारा मापन लेते समय लंबन के कारण भी त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। साधारणतः या साधारण पैमाने के जो कैलिब्रेटेड सिरे को हम बहुत ही पतला करके ये लंबन त्रुटि को तो कम किया जा सकता है। आगे हम देखें तो सीधे प्रेक्षण यानी डायरेक्ट जब ऑब्जर्वर को अधिक यथार्थ बनाने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन हो वो अधिक यथार्थ हो, तो उसके लिए यांत्रिक मापन यंत्र का हमको क्या करना होगा, मैग्निफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए हम लोग मैग्निफिकेशन करने के लिए जो मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हमको बहुत ही एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, और प्रिसीजन चाहिए होगा, तो हमको इसके लिए उसका मैग्निफिकेशन करना होगा। और इसके लिए हमारे कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि लीवर मेथड हो गया, वर्नियर मेथड हो गया, स्क्रू एंड स्क्रू नट मेथड हो गया, कंपाउंड गियर मेथड हो गया, हेलिकल स्ट्रिप मेथड हो गया। इनकी मदद से हम मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकते हैं, रीडिंग को मैग्नीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमको काफ़ी प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ रीडिंग मिले। आगे हम बात करते हैं आपका मैग्निफिकेशन रेशियो। ये आपका है लीवर मेथड। तो लीवर मेथड की अगर हम बात करें अगर हम लीवर मेथड की बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये उत्तोलक टाइप का दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए नाइफ एज है और ये आपका एक लीवर आपको यहाँ पे देखिए ऐसे दिख रहा होगा। तो आपका करना क्या है, आपको मैग्नीफाई करना है। ये आपका उत्तोलक है, किस पे लगा हुआ है, एक नाइफ एज सपोर्ट पे लगा हुआ है। ये एक नाइफ एज सपोर्ट है, उस पर क्या लगा हुआ है, एक उत्तोलक टाइप का लगा हुआ है। मापी जाने वाली माप को उत्तोलक की छोटी भुजा की ओर लिया जाता है। मापी जाने वाली माप को देखिए यहाँ पे उत्तोलक के छोटी भुजा की तरफ लिया जाता है। ये उत्तोलक का देखिए, ये उत्तोलक है पूरा, उत्तोलक की ये देखिए छोटी भुजा है। तो जहाँ जिस वस्तु को नापना है उसको छोटी भुजा की तरफ रखेंगे, जबकि उत्तोलक की बड़ी भुजा, उत्तोलक की ये जो बड़ी वाली भुजा है वो पॉइंटर की तरह काम करेगी। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा और ये वाला हिस्सा क्या काम करेगा, पॉइंटर की तरह काम करेगा। ये क्या है, नाइफ एज सपोर्ट है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका एक उत्तोलक बना हुआ है। माना मापी जाने वाली माप जो है वो L1 मान ले रहे हैं और उत्तोलक की छोटी भुजा जो है ये, इसकी लंबाई R1 है। यानी मापी जाने वाली वस्तु की लंबाई L1 है और उत्तोलक की छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, R1 है। और उत्तोलक की बड़े भुजा की जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक आपकी हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, R2 हो गई। ये उत्तोलक के भुजा की लंबाई हो गई। और जो यहाँ से जो थीटा एंगल पे देखिए ये आपका उत्तोलक था। अगर हम माने ये थीटा एंगल पे घूम गया तो थीटा एंगल पे घूमने के कारण आपका देख रहे होंगे ये आपका जो है, ठीक है, पाठ्यक्रम दिखा रहा है। ये क्या है, आपका रीडिंग दे रहा है। किस पे, कौन दे रहा है, ये पॉइंटर दे रहा है और काफ़ी मैग्नीफाइंग फॉर्म में दे रहा है। यानी इसका फ़ायदा क्या हुआ, जो रीडिंग थी आपने उसको क्या कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया। तो अब हमको निकालना है मैग्नीफाइंग रेशियो। तो ये होता है पैमाने का पाठ्यांक डिवाइडेड बाई मापी जाने वाली
वस्तु की नाप। तो पैमाने का पाठ्यांक कितना है, L2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितना हो जाएगा, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस, यानी R2 इंटू थीटा, R2 इंटू थीटा। मापी जाने वाली वस्तु की माप, तो मापी जाने वाली वस्तु यहाँ L1 है, इसकी माप कितनी हो जाएगी, तो ये एंगल यानी चाप क्या हो जाएगा, चाप बराबर ये आपका हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये आपका रेडियस, तो हो जाएगा R1 इंटू थीटा। तो आवर्धन अनुपात कितना हो जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, R2 अपान R1। R2 क्या होता है आपका, तो देख रहे होंगे ये चीज़, यानी उत्तोलक के बड़े भुजा की लंबाई, और R1 क्या है, उत्तोलक के छोटी भुजा की लंबाई। ये आपका क्या निकल गया, आवर्धन अनुपात, लीवर मेथड से, यानी आपने जो रीडिंग है उसको मैग्नीफाई कर लिया। ये आपको मैग्नीफाइंग जो भी रीडिंग आपको दिख रही है। अतः स्पष्ट है कि उत्तोलक की बड़ी भुजा की लंबाई R2 बढ़ाने पर, यानी जैसे जैसे उत्तोलक की बड़ी भुजा की लंबाई R2 को आप बढ़ाएंगे, आवर्धन का अनुपात बढ़ता जाएगा। देखिए आवर्धन अनुपात क्या है, ऊपर R2 है, जैसे जैसे R2 का मान बढ़ेगा यानी ये लंबाई बढ़ेगी, वैसे वैसे आवर्धन का अनुपात भी बढ़ता जाएगा। परंतु प्रयोगात्मक दृष्टि से उत्तोलक की लंबाई एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। आप जो ये उत्तोलक इस पर लगा रहे हैं, अगर हम प्रयोगात्मक दृष्टि से देखें तो एक लिमिट से ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। उत्तोलक की लंबाई एक सीमा से अधिक लेने पर उत्तोलक का भार बढ़ जाएगा तथा उत्तोलक के आलंबन पर अनावश्यक घर्षण बल होने के कारण यंत्र में क्या होने लगेगी, त्रुटि होने लगेगी। अतः व्यावहारिक रूप से उत्तोलक विधि से विशेष पिवट एवं पियरिंग द्वारा आलंबन पर घर्षण कम कर 10 गुने तक आवर्धन प्राप्त किया जा सकता है, यानी हम 10 गुना मैग्नीफाई कर सकते हैं लीवर मेथड के जरिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।